Hello friends, I am Shantanu, your coach, and now we are going to start another chapter called Contracts and Conversion. सबसे पहले हम इसका A part देखेंगे, that is the contract entered by the company. So the first question is that whether a company can enter into a contract. So they say yes, a company being an artificial person can contract only through its agent. यानी कंपनी अपने आप तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, बट ये अपने एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकती। तो आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिहाफ ऑफ द कंपनी। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, that will be binding on the company only if they mention that I am signing on behalf of a company। तो यहाँ पर जब वो साइन करते हैं तो उनको लिखना पड़ेगा this is for behalf of so and so company, then only that company will be binding for that contract. Second thing they say is that the power of the company to enter into a contract is defined under the memorandum of association of that company। तो मेमोरेंडम में एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होती है, वहां पर एक्टिविटीज मेंशन होती है कि फॉलोइंग एक्टिविटीज द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कंपनी विल बी एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर कंपनी की कहती है कि कंपनी कैन डू द बिजनेस ऑफ कॉटन, कॉटन का बिजनेस कर सकती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विच आर रिलेटेड टू द कॉटन बिजनेस। बट अगर वो वाइन का बिजनेस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में वाइन का ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, then in that case company will not be binding with that contract which is entered by board for the wine purpose। तो अभी तक अगर हमने जो भी देखा उसमें ये देखा है कि कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर मेंशन अंडर द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ दैट कंपनी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एजेंट के थ्रू होते हैं, एंड एजेंट विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंपनी बिफोर ही साइंस, then only that contract will be binding to the company। Now we will see there are two situations which comes across for entering into a contract। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, एंड दूसरा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक जो तीसरी कैटेगरी थी यानी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ये जो कैटेगरी है ये अब रिलेवेंट नहीं है क्योंकि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 की वजह से नाउ देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले के कॉन्ट्रैक्ट, एंड दूसरा है कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद के कॉन्ट्रैक्ट दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट मेड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। सो फर्स्ट लेट्स सी द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं like there may be promoters who have entered the pre-incorporation contract on behalf of a company which has not been incorporated। incorporation में टाइम लगता है और इसीलिए promoters उस कंपनी के incorporation के पहले ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। but law says that whatever contract made before the company is incorporated cannot bind the company। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं promoters ये कंपनी के ऊपर बाइंड नहीं होते। इनकॉर्पोरेशन के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो आपको कोट करना है, कैलनर वर्सेस बैक्स्टर का। इसमें यह कहा गया था कि कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेशन के पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी प्रोमोटर्स जो इनकॉर्पोरेशन के पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। इवन कंपनी फॉर्म होने के बाद अगर कंपनी उसको रेटिफाई भी कर देती है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो भी प्रोमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे कंपनी उसको रेटिफाई भी कर देती है तो भी कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट थे इनकॉर्पोरेशन के पहले के उनको रेटिफाई भी नहीं कर सकती। तो जो भी इनकॉर्पोरेशन के पहले के कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पर्सन ने किए थे कंपनी के बिहाफ पे,
for that only that person who has entered into that contract will be personally liable, and company will not be liable for these type of contract which were entered before incorporation of that company. So till now what we have seen that pre-incorporation contract यानी company incorporation के पहले कोई भी contract अगर promoters करते हैं on behalf of the company, then those promoter will be personally liable for those contract and company will not be liable for that contract. Even ये फिर से कहते हैं कि even if the company takes some benefit from that contract, अगर ये promoter ने कोई contract किया है और company ने इससे कोई benefit ले भी लिया है, then also these persons will only be liable and company will not be liable for pre-incorporation contract. So in such situation, what company should do? Company should enter into a fresh contract for the ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को आपको स्क्रैप करना पड़ेगा और कंपनी अगर फिर से फ्रेश इनकॉर्पोरेशन के बाद फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, देन ओनली कंपनी विल बी बाइंडिंग. So till now whatever we have seen that pre-incorporation contract entered by any person on behalf of company will not be liable for that contract. बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंडिया में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है और एज पर दिस एक्ट देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन 15 और सेक्शन 19. दीज आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल दैट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी. तो यहाँ पर ये एक्ट कहता है कि अगर सर्टेन कंडीशंस, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, then in that case pre-incorporation contract will be binding. So now let's see what are those three conditions on the basis of which pre-incorporation contract will be binding on the company. So पहला ये कहते हैं कि if such contract was warranted by the terms of incorporation. तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर कोई pre-incorporation contract आप कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वारंटेड बाय टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए. उसमें लिखा होना चाहिए कि दिस कॉन्ट्रैक्ट आई एम एंटरिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए कंपनी विच इज गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड दिस विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन सच कंपनी विल एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट. Second is that the company after incorporation should accept such contract. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले किया है, पहले तो वो सब्जेक्ट टू टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए. दूसरा, कंपनी शुड एक्सेप्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन. एंड थर्ड, आफ्टर एक्सेप्टेंस द कंपनी शुड ऑल्सो कम्युनिकेट दैट एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इफ दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, then in such case that pre-incorporation contract will be binding on the company. It means Companies Act never says that the pre-incorporation contract will be binding, but Specific Relief Act says that if these three conditions are satisfied, then pre-incorporation contract can be binding on the company. Section 15H ये कहता है of Specific Relief Act. You have to remember Section 15H of the Specific Relief Act and Section 19E of the Specific Relief Act says that if these three conditions are satisfied, that is, contract was subject to the incorporation, second, company has accepted that contract after the incorporation, and third, company has communicated that acceptance to the other party, then as per Section 15H of the Specific Relief Act, company can ask for the specific performance of such contract. Similarly, under Section 19E, the other party has a right to ask for the specific relief, specific performance of this contract if these three conditions are satisfied. Again, you have to remember there was a famous case law of Dynamatic Hydraulics Limited का केस था ये. इसमें ये कहा था company cannot acquire shares prior to incorporation. यानी कंपनी अभी incorporate हुई नहीं है, उसके पहले वो किसी भी दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर नहीं कर सकती. नाउ वी विल सी द कॉन्ट्रैक्ट मेड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन. कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी के होने के बाद तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर ही सकती है थ्रू इट्स एजेंट, बट विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर गिवन एज अंडर द ऑब्जेक्ट क्लॉज. जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होती है मेमोरेंडम की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो जो एक्टिविटीज मेंशन है
As per those activities, company can enter into a contract. तो अगर मान लीजिए ये सारी activities object clause में mention है, so company can enter into these activities which are within the object clause. अगर कोई कंपनी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है जो उसकी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, then it will be void contract. That is, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा. इसका मतलब ये void ab initio होगा और इसे हम कहते हैं ultra vires, that is beyond the powers of the company. Now there is just a reminder that all the video lectures for CA, CS and CMA courses can be downloaded from this site, that is cacscmacoach.com, and soon we are launching a comprehensive application, that is Android application, where you will get the access of notes of each and every chapter which is related to CA, CS, CMA courses.